नमस्कार, पीपल पीस सतहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम एक सूचना की वजह से हमने तय किया है। ये सूचना डेक्कन हेरल्ड में छपी है और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस, उसके जो मानवाधिकार मामलों के प्रमुख हैं, उनके एक ट्वीट की वजह से ये सूचना प्रकाश में आई है। उस ट्वीट में उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वो प्रसिद्ध लेखिका, मानवाधिकार कार्यकर्ता और आप कह सकते हैं कि दुनिया के जो बौद्धिक जगत है, उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज नागरिक अरुंधति राय के मामले में जो सरकार का एक फैसला आया बनते ही, जिसमें उनको यूएपीए से निरुद्ध करने के लिए स्वीकृति उसको संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार ग्रुप के अध्यक्ष ने कही। ये बात इस तरह से आने पर, वैसे तो अरुंधति राय पर जब इस तरह का फैसला आया था तभी सारी दुनिया में इसकी के प्रमुख अखबारों में इसके बारे में टिप्पणियां हुई, खबरें गई और लोगों ने उसकी आलोचना की। दुनिया में जो बौद्धिक जगत है, जो साहित्य में, कला में, संस्कृति में, राजनीति में और दर्शन शास्त्र में अनवरत अपनी प्रतिक्रियाएं देता रहता है, उस सब हिस्से में इस बात पर तुरंत प्रतिक्रिया हुई थी। अरुंधति राय एक ऐसा नाम है, जैसे नाम भारत के पास, भारत में रहने वाली आबादी के बीच दूसरे नहीं हैं, यूं कहा जाए। कुछ नाम हमारे पास हैं जिनका मूल भारत है, लेकिन वो भारत में रहते नहीं हैं और बाहर रहने की वजह से उनसे भारत को जोड़ के बहुत बार ये कहा जाता है कि भारतीय मूल के हैं और उस प्रसिद्धि में हम हिस्सा बांट लेते हैं। हो सलमान रुश्दी रहे हों और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, या बहुत सारे हमारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं। हम क्या करते हैं कि उनको भारतीय बताकर अपना सीना गर्व, लेकिन अरुंधति राय एक ऐसा स्वर है जो भारत में रहते हुए, भारत के मुद्दों करते हुए और उस रायशुमारी में जिनका नाम है, जो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध कुछ लोगों के हक में वो चीज हासिल है। तो उन अरुंधति राय पर जब ये यूएपीए वाला फैसला सरकार की ओर से आया, जब गवर्नर सक्सेना साहब ने, दिल्ली के जो हैं, उन्होंने जब ये इसकी अनुमति दे दी, जो अनुमति 2011-12 में उस समय की यूपीए सरकार ने नहीं दी थी, उसने मना कर दिया था। मामला एक कोर्ट के जरिए उसके पास राय के लिए गया था और उसने अनुमति देने से ये कह के कि ये न प्रासंगिक है, न सही है, न उपयुक्त है। लेकिन अब उसे इतने वर्षों बाद, ये 2010 का एक मामला है जिसको 2024 में ये अनुमति दे दी गई और ये विवाद उठा। पर अरुंधति राय के व्यक्तित्व कृतित्व पर इस वजह से और बनती है कि अभी अभी एक दिन पहले उनको पेन पिंटर प्राइज से, ये अंग्रेजी में व्यक्त की जाने वाले ऐसे विशेषण और संज्ञाएं हैं जिनका हमारे भारतीय जनमानस में बहुत, जिसके बारे में हमारे इंडियन डायस्पोरा में बहुत जानकारी भी नहीं है, सिवाय उनके जो साहित्य में और कला में और इन क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। हमारी आबादी हमारी बहुत सारी चीजों को नहीं जानती, ये भी उनमें से एक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पुरस्कारों से जो बार बार और एक लंबे अंतराल में अपने जीवन के, हालांकि वो अभी 61 वर्ष की हैं, नहीं 61 तो नहीं, 61 बॉर्न है, तो उनकी उम्र तो 63 वगैरह होगी। तो वो जो है, शुरुआत उनकी हुई, वो आर्किटेक्चर की विद्यार्थी थी। बाद में उन्होंने फिल्मों की स्क्रिप्ट वगैरह लिखी और शुरुआत में उनको 1988 में अवार्ड मिला बेस्ट स्क्रीन प्ले लिखने के लिए, एक अंग्रेजी में। अब भाषा उनकी अंग्रेजी है, वैसे वो हिंदी भी बोल लेती हैं, लेकिन उनकी भाषा, पढ़ाई लिखाई, विकास
और लेखन वो सब अंग्रेजी में ही है। तो उनको अंग्रेजी का एक स्क्रीन प्ले लिखने के लिए इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, इस पर उनको बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से 1988 में नवाजा गया। 1997 में तो खैर वो एकाएक दुनिया में बहुत प्रसिद्धि उनको मिली जब उनको बुकर प्राइज मिली। ये दुनिया का सर्वोत्तम कहे जाने लायक पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में कलाकृति पर दिया जाता है, और जिसको पाने वाले बिल्कुल उंगलियों पर हैं, और जो है वो सब बहुत ही सन्नाम लोग। उसके बाद और वो बहुत, उसको प्रसिद्धि अलग तरीके से भी मिली, सारी दुनिया में उसके पढ़ने वालों की तादाद बहुत रही। वो मतलब जो कहा जाता है कि रिकॉर्ड उसकी पाठक संख्या हुई, अनेक भाषाओं में उसके अनुवाद हुए, भारत में भी उस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। उस समय वो केरल, उनके माता जी जो है केरल की हैं और उनके पिता जो है वो बंगाल के थे, पली बढ़ी वो केरल तमिलनाडु वगैरह में। तो केरल में उस पर जो प्रतिक्रिया हुई, उस समय वामपंथी शासन था और E.K. नयनार मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जिससे उनकी असहमति थी, उसकी आलोचना हुई भारत में। लेकिन उस पुस्तक को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता था, उसमें वो सब गुण थे, और इसीलिए उसको दुनिया में वो प्रसिद्धि मिली। फिर उनको 2004 में सिडनी पीस प्राइज के तमाम लेखों और उनकी अपनी मानवाधिकार वगैरह की भूमिका को लेकर 2004 में ही उनको ऑरवेल अवार्ड भी मिला। 2011 में उनको नॉर्मन मेलर प्राइज मिला, और अब पेन पिंटर प्राइज है जो 2024 में मिला है। इसके अलावा बहुत सारे उनको पुरस्कार मिले हैं, भारत में साहित्य अकादमी से भी मिला है, लेकिन ये वो प्रमुख पुरस्कार हैं जिनकी दुनिया में साख है और जिनकी वजह से अरुंधति राय आज दुनिया के बौद्धिक जगत में एक जगमगाते हुए नक्षत्र की तरह। लेकिन अब भारत में उन पर ऐसा मुकदमा हो गया है जिस मुकदमे में अगर किसी को पकड़ लिया जाए तो हो सकता है बरसों उसकी जमानत तक न हो। इसको ड्रैकोनियन कानून कहते हैं। खैर, इस सब पर बात करते हैं। पहले हम अपने मेहमान का स्वागत भी हो गई। हमारे साथ वीरेंद्र यादव जी हैं, हम लोगों के अग्रज हैं, और जब ऐसे कोई मुद्दे आते हैं कला साहित्य संस्कृति में तो हम उनके पास पूछने, सीखने, समझने और करेक्ट होने के लिए जाया करते हैं। तो आज ये मौका है कि उनसे इस पूरी परिस्थिति को समझा जाए जिसमें एक और उन्हें एक ऐसे पुरस्कार से नवाजा जा रहा है जिसकी बड़ी ख्याति है, और वैसे तो उनके पास पुरस्कारों का भंडार है, और दूसरी ओर उनके खिलाफ एक ऐसा मुकदमा हुआ है जिसे हम काले कानूनों में से एक कानून से संबंधित मुकदमा कहते हैं, और जिसको आतंकवाद से देशद्रोह तक की संज्ञाओं के भीतर जिसका निरूपण होता है। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये सब क्या है जो कुछ हो रहा है और इस परिस्थिति को कैसे हम लोग वर्णित करें। शुक्रिया शीतल जी इस संवाद में शामिल करने के लिए। और सचमुच आज का दिन इन दो खबरों के साथ, यानी कि एक तो उनको पेन पिंटर अवार्ड मिला है और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष ने भारत सरकार से इस बात की गुजारिश की है, अपील की है और अपनी चिंता व्यक्त की है कि अरुंधति राय पर जो UAPA के अंतर्गत जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको हटाया जाए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा जाए। दरअसल इन दोनों खबरों का एक जिसे कहा जाए अन्योन्याश्रित रिश्ता है कि जो पुरस्कार दिया गया है पेन पिंटर प्राइज, पिंटर का नाम, हैरोल्ड पिंटर का नाम जुड़ा हुआ है। हैरोल्ड पिंटर एक बड़े नाटककार थे अमेरिका के, जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो है लगातार संघर्ष करते रहे और अपनी बेबाक अभिव्यक्ति के लिए जाने गए। तो इस पुरस्कार के साथ जो इबारत जुड़ी हुई है वो इबारत यह है कि बेबाक अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए और मानवाधिकार की रक्षा के लिए और अपने लेखन में एक जिसे कहा जाए कि तीक्ष्णता, तीव्रता और बेलागपन के लिए ये सम्मान दिया जाता है। अब जिन कारणों से सम्मान दिया जाता है
उन्हीं कारणों से हमारे देश में जो है उन पर जो है एक यूएपीए के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये टिप्पणी अरुंधति राय पर कम है, भारतीय जनतंत्र पर ज्यादा है कि हमने अपने भारतीय जनतंत्र का ऐसा क्या कर दिया है कि हमारे भारत की एक ऐसी लेखिका जो विश्व प्रसिद्ध है अपने लेखन के कारण, अपने वैचारिक हस्तक्षेप के कारण, और दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, दुनिया का कोई भी मंच, दुनिया का कोई भी संस्था गौरवान्वित होती है अरुंधति राय की वक्तृता से, उनको निमंत्रित करके। और हमारे भारत देश में ये स्थिति है कि अरुंधति राय पर इतने प्रतिबंध लगाए गए, यानी कि उनकी जो पुस्तक थी मद्रास यूनिवर्सिटी में जो वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, वो वहां पर प्रेस्क्राइब थी, वहां पर उसको जो है वहां से हटाया गया। दूसरा, कई विश्वविद्यालयों में उनको आमंत्रित किया गया, लेकिन जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या इस तरह के संगठनों के विरोध के कारण जो है उनके भाषण वहां पर नहीं हो पाए। और हम आप जानते हैं कि अरुंधति राय को इस देश में जो है 1 दिन की सजा भी भुगतनी पड़ी, तिहाड़ जेल उनको जाना पड़ा था। एक सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का एक मसला, और वो अवमानना का मसला जुड़ा हुआ था नर्मदा बचाओ, उनको 1 दिन की सजा, माफी नहीं मांगी थी नर्मदा बचाओ आंदोलन का। और दूसरा जीएन साईं बाबा के समर्थन में उन्होंने बयान दिया था, उस पर अवमानना का मुकदमा नागपुर में चला था। तो अरुंधति राय अपने लेखन में भी जोखिम के इलाके का लेखन करती हैं और अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति में भी वो जोखिम उठाती हैं। तो आज जो है, यानी कि ये कहा जा सकता है, अभी जैसा कि आपने कहा कि बहुत कम आवाजें ऐसी हैं हमारे भारत की जो समूची दुनिया में सुनी जाती हैं। और मैं समझता हूं कि जो स्तर अमेरिका में नोम चॉम्स्की का है, वही स्तर आज जो है भारत में जो है अरुंधति राय का है। मैं ये कह सकता हूं कि अरुंधति राय एक कथा लेखिका के होने के साथ साथ एक पक्षधर बौद्धिक है, एक पक्षधर बुद्धिजीवी हैं, जो कि लगातार हस्तक्षेप करती हैं, लगातार जलसे में, जुलूसों में, वो जंतर मंतर हो या कहीं दूसरी जगहों पर हो, और ऐसी जगहों पर जाती है। और देखिए किन जगहों पर नहीं जाती हैं, यानी जहां सारी दुनिया आती है, JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इस तरह का जो एक शो होता है, इस तरह के उससे वो किनारा कशी करती हैं, कहती हैं वहां मेरा स्थान नहीं है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरुंधति राय का व्यक्तित्व और कृतित्व में कोई फांक नहीं है। वो जैसा लिखती हैं वैसा ही बोलती हैं, वैसा ही जीवन भी जीती हैं। अभी आपने जिक्र किया उनके पहले उपन्यास का, तो वो पहला उपन्यास जो उनका आया, तो उस उपन्यास यानी कि 1997 में जब वो प्रकाशित हुआ, तो समूची दुनिया में उसकी चर्चा हुई, हाथों हाथ लिया गया, जाने कितनी भाषाओं में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का अनुवाद हुआ, भारत में भी वो जो उसकी चर्चा भी हुई, फिर थोड़े समय बाद जो है कई कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। यानी अरुंधति के सामने एक ऐसा रास्ता था कि वो समूची दुनिया में अपने उस उपन्यास के बल पर और बाद में अपने फिक्शन के राइटिंग के बल पर अपना एक मुकाम बनाए रखती। लेकिन उस उपन्यास के बाद से जो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, यानी कि फिक्शन का रास्ता ना अपना करके उन्होंने एक दूसरा रास्ता ये चुना कि पहला जो एक बड़ा लेख लिखा परमाणु बम पर वो उसके खिलाफ, यानी कि जब भारत में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के उस पे सवार होकर के जो है परमाणु बम की चर्चा हो रही थी, उस समय उन्होंने प्रतिरोध की आवाज बुलंद की अपने उस निबंध के माध्यम से, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। तो यह एक जिसे कहा जाए कि अरुंधति ने एक रास्ता चुना, और वो रास्ता फिर वो रुकी नहीं। फिर उसके बाद वो जो है छत्तीसगढ़ और बस्तर के जंगलों में जाकर के वहां पर आदिवासियों के बीच में रह करके और जो माओवादी थे उनके बीच में रह करके वो उनकी समस्याओं को समझ करके, उनके आंदोलन को समझ करके एक इंसाइडर के रूप में जहां के लोग जा नहीं सकते थे वहां वो गई, और वहां उन्होंने जो है बहुत सी दुश्वारियों के बीच में वो अनुभव प्राप्त किए और वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नाम का एक लेख लिखा, और जो कि एक बड़ा हस्तक्षेप था। तो इन दो के साथ, यानी कि एंड ऑफ इमेजिनेशन जो परमाणु बम पर था, और जो दूसरा द वॉकिंग विद द कॉमरेड्स था, यानी कि इन दो लेखों के बाद
भारत का जो उच्च वर्ग था, भारत का जो उच्च मध्य वर्ग था, जो अंग्रेजिदा वर्ग था, उस अंग्रेजिदा वर्ग एक खौफ में आ गया कि ये लेखका जिसने जो कि अंग्रेजी की लेखका है, जो कि एक जिसे कहा जाए अभिजन समाज की लेखका, अभिजन समाज की लेखका, अंग्रेजी की लेखका, ये किन मुद्दों पर लिख रही है? ये हिंदुत्व को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है, ये राज सत्ता को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। और हमें आपको सबको याद है उस समय राज सत्ता जो थी कांग्रेस की थी। तो सवाल इस बात का नहीं कि सत्ता कांग्रेस की है या सत्ता भाजपा की है, एक विरोध का स्वर, एक प्रतिरोध का स्वर जो है अरुंधति ने हमेशा बुलंद किया। तो अरुंधति जो है, अरुंधति की उपस्थिति, अरुंधति का लेखन एक जिसे कहा जाए कि एक एक्टिविस्ट राइटर का है। यानी कि उन्होंने अपने आप को, मैं ये कह सकता हूं कि अरुंधति ने अपने आप को डिक्लास भी किया, डिकास्ट भी किया। जब मैं डिकास्ट कहता हूं यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो अंबेडकर का एक बहुचर्चित जो निबंध है और जो पुस्तक के रूप में है, उसका इंट्रोडक्शन देते हुए, बहुत लंबी उसकी भूमिका लिखते हुए, और अरुंधति राय ने जाति के मसले पर लिखा। और अरुंधति राय का यह कहना है कि अगर भारतीय यथार्थ पर कोई लिख रहा है और वो जाति के प्रति अगर उसने आंखें मूंद ली हैं, तो वो उसी तरह का लेखन है कि आप अफ्रीका के यथार्थ के बारे में लिख रहे हैं लेकिन नस्लवाद की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इतनी मुखर, यानी कि जो देखिए जो मुद्दे, हम तो हिंदी के लेखक हैं और हिंदी समाज को बहुत गहराई से जानते हैं। यानी हिंदी समाज या हिंदी का जो लेखक, हिंदी का बौद्धिक जिन मुद्दों से कतराता है, उसमें एक अंग्रेजी की लेखका, अंग्रेजी में लिखने वाली और एक अभिजन समाज से आने वाली लेखका और विश्व स्तर पर एक चर्चित लेखका किन मुद्दों पर लिख रही है? वो अल्पसंख्यक के मुद्दे पर लिख रही है, वो दलित पर लिख रही है, वो आदिवासी पर लिख रही है, वो जो माओवादी आंदोलन है उसके ऊपर लिख रही है। यानी कि एक हाशिए का समाज, हाशिए के आंदोलन, हाशिए के मुद्दे के नजदीक जा रही है एक ऐसी लेखिका जो विश्व में शीर्ष पर जिसका मुकाम है। तो अरुंधति राय ने जो है भारत का जो बृहत्तर समाज है, उस भारत के बृहत्तर समाज को अपने लेखों द्वारा और अपने उपन्यासों द्वारा केंद्रितता प्रदान की। उनका जो दूसरा उपन्यास, उन्होंने नर्मदा आंदोलन में भी हिस्सेदारी भी की, अपना रॉयल्टी वगैरह भी उसमें दी, उसमें भागीदारी रही। अन्ना हजारे के आंदोलन को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, उनके जो आधार थे आज वो सही साबित हो रहे हैं। और वो कश्मीर की समस्या में हस्तक्षेप करने गई और आज उसकी वजह से मतलब हस्तक्षेप, मतलब इंटेलेक्चुअल हस्तक्षेप, अपना बौद्धिक हस्तक्षेप करने वो कश्मीर भी गई। और उनकी जो भी राय है उस राय से हमारी सहमति या सहमति अलग चीज है। लेकिन आज वो मुद्दा जो है उनको एक ऐसे कानून के कटघरे में लेके आ गया है। लेकिन वही जो आपने ठीक कहा कि जो सोच समझ उन्होंने विकसित की, उसमें ईमानदार रहने की कोशिश की। जो चैलेंजेस उनके सामने थे बैकग्राउंड की वजह से, उनका सामना ईमानदारी से किया और अपने लेखन और अपने जीवन में दोनों में साहचर्य रखा। लेखन और जीवन में अलग अलग रूप नहीं रखा। मेरा ख्याल है ये आप बता रहे हैं जी। हाँ, तो शीतल जी आपने बिल्कुल सही इंगित किया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जब मलयालम में छपा तो उसके मलयालम संस्करण की जो एक राशि थी, रॉयल्टी थी, उस रॉयल्टी को उन्होंने केरल की एक दलित संस्था को जो है डोनेट किया उस राशि को। और हिंदी में भी, यानी कि हिंदी की 2 पत्रिकाओं को चुना, समयांतर को और हंस को। यानी कि जो एक परिवर्तनकामी दृष्टि रखने वाली जो हिंदी की पत्रिकाएं थी, उन हंस को और समयांतर को भी उन्होंने उस राशि का एक हिस्सा दिया ताकि वे अपने लेखकों को पारिश्रमिक दे सके। तो अरुंधति का यहाँ देखिए, दूसरी बात जो कश्मीर की बात है, कश्मीर को लेकर के अलग अलग नजरिए रहे हैं। ये मानना चाहिए कि जो है कश्मीर को लेकर के अरुंधति राय का वही नजरिया नहीं है जो एक राष्ट्रवादी नजरिया है। वो एक जो है कश्मीर को एक इंसाइडर के रूप में, एक पीड़ा के रूप में, एक प्रतिरोध के रूप में और दर्ज करती हैं। और अभी जो उनका जो दूसरा उपन्यास आया, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में भारतीय राष्ट्र राज की जो सभी समस्याएं हैं, अल्पसंख्यक है, दलित है, यहाँ तक कि किन्नर भी है, और मुख्य रूप से उसमें जो है
कश्मीर को जो है एक काफी जो है एक महत्वपूर्ण ढंग से उसमें जो है रेखांकित किया गया है। वो कोई एक फैसलाकुन बात नहीं कहते हैं कश्मीर के बारे में, लेकिन वो कश्मीर के जो हालात हैं, जो शुरू से लेकर के अब तक के हालात हैं, उसमें बेबाक अपनी राय रखती हैं। और अवंती राय अकेली ऐसी नहीं है, गौतम नवलखा हैं और बहुत से लोग हैं, और बहुत से एक बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जो कश्मीर के मसले को अलग ढंग से, किसी भी मुद्दे पर कई राय हो सकती है, एक हाँ, राय वो भी है। और आपने उचित कहा, वजह से किसी को आप आतंकवाद निरोधक कानून में निरुद्ध कर दें, ये तो कोई तार्किकता इसको कैसे दी जा सकती है? जी हाँ, आपने सही कहा कि हमारी असहमति हो सकती है उनकी राय से, लेकिन उस असहमत का मतलब ये नहीं कि एक लेखक, एक बुद्धिजीवी को उसके एक अभिमत के लिए, यानी कि 2010 के एक सेमिनार में जो उन्होंने अपनी राय प्रकट की, उसके लिए वर्ष 2024 में उन पर जो यूएपीए के तहत ऐसा सख्त कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए जिसमें कि जमानत भी न हो सके। शीतल जी, यहाँ इस बात को हमको ध्यान देना है कि जो इस समय का एक सत्ता तंत्र है, जो सत्ता तंत्र की निर्मित है, जो एक अगर खुले ढंग से कहा जाए कि एक जो हिंदूवादी सत्ता तंत्र है, जो हिंदू राष्ट्र की तरफ जो अग्रसर हो रहा है, उसने अपने कुछ शत्रु चिन्हित किए हैं। उन शत्रुओं में ये, यानी कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, और जो नियो लिबरल इकोनॉमी है, कारपोरेट इकोनॉमी है, इस कारपोरेट इकोनॉमी को जो है कटघरे में खड़ा करते हैं, ये सारे लोग जो है वर्तमान सत्ता तंत्र के शत्रु हैं। तो अरुंधति अकेले ऐसी नहीं है। हम आप जानते हैं कि गौतम नवलखा जो है भीमा कोरेगांव के मसले में जेल में गए, आनंद तेलतुंबडे को अकारण, यानी आनंद तेलतुंबडे तो भीमा कोरेगांव गए भी नहीं थे, वहां उस समारोह में भाषण भी नहीं लिया था, और भीमा कोरेगांव के मसले पर एक ऐतिहासिक दृष्टि के तहत उन्होंने उसका क्रिटिक भी लिखा है। तो एक ऐसा आदमी जिसने उसका क्रिटिक लिखा है, उसको उसी मसले पर आपने बंद करके लिया हो जो कि अम्बेडकर का वो ग्रांडसन हो। तो अब एक ऐसा, यानी कि ऐसे सारे लोग, और लेखकों में भी एक बड़े नाम हैं, और देखिए जो हत्याएं हुई हैं बौद्धिकों की, लेखकों की, वो चाहे गौरी लंकेश हो, कलबुर्गी हो, या और लोग हों, तो ये सारे अगर हम देखें तो एक समान बात है कि जाति और वर्ण व्यवस्था का क्रिटिक करने वाले ये लोग हैं, ये करके। तो अरुंधति राय उस श्रेणी में है। तो अरुंधति राय इसलिए भी उन पर निशाना है, इसलिए भी उन पर निगाहें हैं, और हमें मानना चाहिए कि अरुंधति राय भारतीय जनतंत्र की अंतरात्मा की आवाज है। तो एक ऐसी लेखिका जो एक उन जगहों पर उंगली रखती है जहां घाव हैं, जहां पीड़ा है, जहां दुख दर्द है, और जहां लोगों की निगाह नहीं जाती, सत्ता तंत्र की निगाह भी नहीं जाती है, एक बड़े बौद्धिक समाज की निगाह भी नहीं जाती है। तो अरुंधति राय ने अपने लेखन और अपने वैचारिक लेखन में जो रास्ता अपनाया है, मैं समझता हूं वो रास्ता कई लोगों को जो है एक परेशान और हैरान करने वाला है। और अरुंधति राय को लेकर के जिस तरह अरुंधति राय निशाने पर है, और यहाँ यह भी एक बात दर्ज की जानी चाहिए कि महज अरुंधति राय का मसला यह नहीं, अरुंधति राय यानी कि सबसे बड़ी बौद्धिक है इस देश की और भारतीय समाज की। अगर उनको निशाने पर लिया जा सकता है, अगर उन पर यूएपीए दर्ज किया जा सकता है, यह संकेत भी दिया जा रहा है कि भारत का कोई भी बौद्धिक, भारत का कोई भी लेखक, भारत का कोई भी मानवाधिकारकर्ता इस सत्ता तंत्र के निशाने पर हो सकता है। यानी कि यह एक संकेत है, यानी कि लोग जो है भयभीत हो, एक अंदरूनी सेंसर लोगों में पैदा हो, तो इसको जो है उस नजरिए से, उस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। तो सचमुच यानी कि अरुंधति पर यह जो प्रस्ताव आया है संयुक्त राष्ट्र का, मैं समझता हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय चिंता में समूचा विश्व शामिल है, और समूचे बौद्धिक, यद्यपि भारत के जो है बौद्धिकों ने एक हस्ताक्षर अभियान किया और एक बयान भी जारी किया, यहाँ के कई समाचार पत्रों ने जो है, अंग्रेजी के समाचार पत्रों ने संपादकीय भी लिखे हुए उनके पक्ष में, तो एक मुहिम जारी है। और मैं समझता हूं कि अरुंधति राय के लिए ये उतनी ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये भारतीय समाज के लिए, भारतीय जनतंत्र के लिए एक जो है एक सोचने समझने वाली बात है कि हम कहां से चले थे, कहां पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद
क्योंकि कार्यक्रम के हिसाब से हम लोगों ने समयानुकूल अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार के लिए एक बार बधाई, और निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद यूनाइटेड नेशंस ने जो उनके मानवाधिकार ग्रुप ने जो प्रस्ताव सरकार को दिया है, जो राय दी है, शायद सरकार उसको गंभीरता से लेगी और जो उसकी मतलब उस फैसले की जो मंशा है, शायद उससे अपने कदम पीछे खींचेगी। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, आपने समय दिया। नमस्कार। धन्यवाद शीतल जी।